Good morning class. Today we discuss 8th lecture of some basic concept of chemistry unit first. तो बेटा हम लोग अपना डिस्कस किया मेजरमेंट्स के बारे में, ठीक है, इनके यूजेस के बारे में, इनके डायमेंशन एनालिसिस है, इनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों जरूरत पड़ी हमें? क्योंकि क्या हुआ जब हम लोगों ने थ्योरीज को डिस्कस किया, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके हमने एलिमेंट्स पढ़ा, हम लोगों ने डिस्कस किया, तो कुछ छोटी छोटी टर्म्स आई कि जब कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स को, जब व्हेन द एलिमेंट्स आर कंबाइंड तो क्या फॉर्म होता है? कंपाउंड्स फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होता है? तो कंपाउंड जो है वो डिफरेंट ऑफ फॉर्मेशंस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो कुछ जिनमें जो आपके कंपाउंड फॉर्मेशन से डिपेंड कर रहे थे वो कौन कौन से थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और गेन-लुसेटर लॉ। बेटा क्या हुआ, ये चार जो लॉ थे ना, पहले जो चार लॉ थे ये डिपेंड थे आपके मास के ऊपर। भाई इसका अमाउंट ऑफ वेट कितना है तो कितना ऐड होगा, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिलेगा, हमें ये डिस्कस किया गया। लेकिन जो गेन-लुसेक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई हर एक चीज जो है मास पे डिपेंड नहीं होती। गैसेस जो है वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करते हैं, लिक्विड जो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करते हैं। जब वॉल्यूम की बात आएगी तो क्या डिस्कस होगा? तो उसके लिए उन्होंने एक नई थ्योरी डिस्कस की, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के बारे में। तो हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं लोगों को। हमारा फर्स्ट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको डिस्कस किया था एंटोनी लैवोसियर ने 1774 के अंदर। क्या डिस्कस किया गया बेटा? कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th क्लास में भी आया था आपका कि मैटर नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये डिस्कस किया गया था। यही बात इसमें डिस्कस की गई कि रिएक्टेंट जो लेते हैं हम किसी भी सब्सटेंस का, कोई सब्सटेंस लेते हैं रिएक्टेंट के तौर पर, तो उसका जो प्रोडक्ट आता है उसका मास क्या होता है? हमेशा सेम होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे in all the chemical reaction changes the total mass of the system, total mass of the system remains constant, remains कांस्टेंट। मतलब जो टोटल मास ऑफ सिस्टम होता है, रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सब मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या इसके अब क्या थ्योरी लिख सकते हो बेटा? और मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर अब क्या डिस्कस कर सकते हो बेटा यहाँ पे? mass is neither be created nor be destroyed, it converts one form to another form। तो मास क्या रहता है बेटा? हमेशा सेम रहता है, ठीक है। एग्जांपल लेंगे, कार्बन प्लस में O2 क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन मास कितना होता है? 16। और कितने ऑक्सीजन है? 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे? 12 प्लस में 16 इंटू में 2 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। और इनका मास कितना आ जाएगा? 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम। क्या लिखा बेटा आपने यहाँ पे? कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये डिस्कस करते थे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेंगे। वन 1.7 ग्राम। बेटा पहले छोटी थ्योरी देखेंगे क्या करते हैं। आपके मान लो NaCl है, NaCl आपने रिएक्ट करवाया सिल्वर नाइट्रेट के साथ।
sodium chloride react with silver nitrate, it gives sodium nitrate and silver chloride. ये दे दिया बेटा. अब ये कैसे दे दिया, इसका मास सेम कैसे हुआ? तो देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक बीकर है कुछ ऐसा, ठीक, आपने बीकर बना दिया, यहाँ पे एक बीकर बना दिया, ऐसा बीकर है, इसके तो डाल दिया बेटा आपने NaCl का सॉल्यूशन और इसमें डाल दिया बेटा आपने AgNO3 सॉल्यूशन और दोनों क्या कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया एकदम अच्छे से बिल्कुल. तो क्या है, कोई कंपोनेंट बाहर गया, NaCl वाले 30 ग्राम लिया, सिल्वर नाइट्रेट कितना लिया आपने 30 ग्राम लिया, तो मास ऊपर कितना मिला 30 ग्राम लिया. सोडियम क्लोराइड रिएक्ट किया AgNO3 के साथ, it gives NaNO3 and AgCl. तो भी क्या मिला आपको NaNO3 और AgCl. नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, इक्वल है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हुआ प्रोडक्ट के इक्वल होता है. क्या देखते हैं बेटा यहाँ पे, when mixing together mass of reactant is equals to mass of product. R किसको रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट को, और P किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को. तो क्वेश्चन देखेंगे बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1.7 ग्राम ऑफ AgNO3 है, ठीक है, dissolves in 100 ग्राम ऑफ H2O is taken. 0.585 gram of NaCl dissolves in 100 gram of water is added to it. And chemical reaction takes place. 1.435 gram of AgCl and 0.85 gram of NaNO3 are formed, and 200 ml 200 gram of water. Calculate the law of conservation of mass. तो क्या कहता है, सबसे पहले आप इक्वेशन बनाओगे, सॉल्यूशन देखोगे यहाँ पे 1.7 ग्राम ऑफ AgNO3 है, ठीक है, कितना है 1.77 ग्राम, dissolves in 100 ग्राम ऑफ वाटर, कितने ग्राम ऑफ वाटर 100 ग्राम, एंड देन NaCl डिसॉल्व किया कितना 0.585 ग्राम, उसके बाद कितने वाटर के अंदर 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है बेटा. क्या मिलता है, ऐड करेंगे क्या मिलता है बेटा, AgCl कितना 1.435 ग्राम, और क्या निकलता है NaNO3 कितने ग्राम 0.85 ग्राम, ठीक है. अब कैलकुलेट करना, क्या निकलता है बेटा 200 ग्राम वाटर निकलता है, वाटर कितना निकल गया यहाँ पे 200 ग्राम, ठीक है. कैलकुलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या करोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होता है, सारे रिएक्टेंट होते हैं, इनको ऐड कर लेंगे,
और क्या करेंगे प्रोडक्ट में सोल्व देख लेंगे ऐड करके। करो ऐड एक बार। हमें क्या पढ़ा हुआ है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये पढ़ा हुआ है। करो ऐड। 1.7 प्लस में 100 प्लस में 0.585 प्लस में 100 इज इक्वल्स टू 1.435 प्लस में 0.85 प्लस में 200। करो भी सॉल्व। 0.585 में कितना ऐड करोगे 1.758 2.285 यानी कितना हो जाएगा बेटा 200 ऐड करोगे इसके अंदर प्लस 200 तो 202.285 इसमें यूज देंगे हम लोग कितना 2.285 प्लस में 200 इज इक्वल्स टू इसको ऐड कर लो 5 8 2 और 2 प्लस में 200 इससे कैंसिल हो जाएगा, उसको हम हटा ही देते हैं। तो क्या आ गया आपके पास mass of reactant is equals to mass of product and it applies the law of conservation of mass। दोबारा देखिए बेटा क्या कहता है law of conservation of mass के अंदर कि हम लोग डिस्कस किया यहाँ पे कि law of conservation of mass क्या होता है। तो क्या पढ़ा हमने कि हम कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं उसका मास किसके इक्वल होता है, हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। मास neither be created nor be destroyed। जब हम कार्बन का मास लिया, ऑक्सीजन का मास लिया एंड यू फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे आपका NaCl का। आपने क्या किया एग्जांपल लिया AgNO3 और NaCl दोनों। थोड़ा हमारा सेकंड लॉ है वो डिस्कस करते हैं हम लोग, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थोड़ा नाम से डिफाइन हो रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कोई भी कंपाउंड डिफरेंट ऑफ कंपोनेंट से मिलता है, हमें कोई भी कंपाउंड डिफरेंट ऑफ कंपोनेंट से मिलता है तो उसका मास रेशियो जो होगा वो क्या होता है, फिक्स होता है। एग्जांपल लेते हैं कि आपने दादरी में पानी पिया, आप टंकी दादरी में पानी पी रहे हो, वाटर का कंपाउंड फार्मूला क्या है H2O। क्या है कंपाउंड फार्मूला H2O। मास रेशियो कितना होगा इसका 2:16 1:8। ठीक है, आपने क्या किया यही पानी दिल्ली पिया, आपने दिल्ली में कितना होगा 2:16। आपने यही पानी को पिया कहाँ पे चंडीगढ़ में 2:16। आपने इस पानी को पिया अमेरिका में तो कितना है 2:16। तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में पानी पियोगे तो कंपोजिशन क्या रहेगा तो फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। सेम इसलिए यहीं पे कहा कि जब कोई कंपाउंड किसी सब्सटेंस से मिलता है हमें तो डिफरेंट ऑफ सब्सटेंस से क्यों ना मिलता हो सेम कंपाउंड, जब वाटर का जो मास रेशियो होता है क्या होता है हमेशा सेम होता है। कोई कंपाउंड का मास रेशियो होता है वो फिक्स होता है, सेम होता है। कैसे होता है देखेंगे यहाँ पे, इसको जोसेफ प्राउस्ट ने डिस्कस किया था 1799 में। क्या डिस्कस किया गया, whatever the source of the compound may be the elements combined in a fixed ratio by weight and volume, by weight and volume। कैसे बेटा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपको कहाँ से मिलता है बेटा, कहाँ से मिलता है ये आपको, हीट करते हैं हम लोग किसको कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, तो देखते हैं बेटा यहाँ पे मैं सिंपल से लिखता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, क्या निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब एक्सेल कर लो एयर को, एयर एक्सेल, क्या निकल जाएगा बेटा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। आप व्हीकल ट्रैफिक वगैरह यूज कर लो, ट्रैफिक से क्या निकलता है
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्या करो, कार्बन को रिएक्ट करा दो ऑक्सीजन के साथ, क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा दो HCl के साथ, क्या निकल जाएगा, बताओ, CaCl2 प्लस में H2O प्लस में CO2, ठीक है। अब क्या करो, 2NaHCO3 को हीट कर दो, क्या आ जाएगा, Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2। अब क्या दिखाई दे रहा है बेटा, डिफरेंट ऑफ कंपाउंड्स हैं, क्या मिल रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिल रहा है बेटा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका, जो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से मिल रहा है बेटा आपको, बर्निंग ऑफ फ्यूल या बर्निंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, एक्सेल से, ठीक है। और कहाँ से मिल रहा है आपको, व्हीकल ट्रैफिक से, ठीक है। और कहाँ से मिल रहा है आपको, कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न करने पे। और कहाँ से मिल रहा है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ। और कहाँ से मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पे, ठीक है। इतनी जगह से क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो बेटा जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो इसका मास रेशियो क्या होगा, इसका मास रेशियो होगा क्या होगा, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा, यहाँ पे कितना होता है ऑक्सीजन का मास 32, रेशियो निकालो, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, तो कितना आ गया मास रेशियो 3:8 आ गया या नहीं आ गया। इसी तरह बेटा पानी का एग्जांपल लेते हैं, वाटर का। आपको वाटर कहाँ से मिलता है, टैप वाटर से, रिवर वाटर से, सी वाटर से, पाउंड से, वेल से। तो कितना होता है रेशियो उसका, H2O का 2:16, तो कितना आ जाएगा 1:8। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका रेशियो कितना होता है हमेशा 3:8, और से कितना होता है हमेशा 1:8 बाय वेट। किसके थ्रू है बेटा ये आपके, बाय वेट। तो क्या होता है, मास रेशियो जो होता है हमेशा, वो क्या होता है हमेशा बाय वेट एंड वॉल्यूम फिक्स्ड रेशियो में डिस्कस किया जाता है। लेकिन जब इस थ्योरी को हम लोग पढ़ रहे थे तो एक छोटी सी लिमिटेशन भी आई। लिमिटेशन में क्या डिस्कस किया गया कि ये तो आपकी बात ठीक है कि चलो मास रेशियो में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अगर डिफरेंट ऑफ आइसोटोप्स हो बेटा, क्या हो, डिफरेंट ऑफ आइसोटोप्स हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे लिमिटेशंस। Isotopes of an element have different atomic masses। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड लिया आपने, यहाँ पे क्या ले लिया, कार्बन का 12 ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है आपको अगर कार्बन 14 हो तो भी मिलेगा। तो इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, CO2 ऑक्सीजन का कितना आएगा 12:32, यानी कि 3:8। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 14:32, तो कितना आ जाएगा 2 7 14, 2 6 2 12, तो कितना आ गया 7:16 आ गया। अब देख लो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस आ गया इस चीज के अंदर, है ना। तो आइसोटोप से जानने क्या करते हैं, लिमिटेशन शो करते हैं, ये डिफरेंट ऑफ एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस जो है वो शो करते हैं यहाँ पे। ये बड़ा ड्रॉबैक रहा है इसका। फिर यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन और आ गया कि एग्जांपल दो, और एग्जांपल दे सकते हैं, तो दे सकते हैं वाटर का। अगर ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो क्या लेंगे यहाँ पे 2:16, तो कितना आ गया 1:8। अगर H2O का ही ले लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, अगर 18 हो जाए तो रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2:18, तो कितना आ जाएगा 1:9। तो क्या हुआ बेटा यहाँ पे, ये बड़ा ही दिक्कत कर गया। तो ये इसका क्या हुआ, इन्विटेशन आ गई इसकी, डिफरेंट एटॉमिक मासेस होगा तो आपका जो रेशियो होता है वो भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो आए इसके बाद क्वेश्चन जो है ना, जैसे कि एक कोई कंपाउंड है, कोई मेटल आ गया, इसने कहा कि रिएक्ट करवाता है मेटल और दूसरा मेटल, इसके अंदर क्या
कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है दो कंपोनेंट से, ठीक है, CaCO3 से भी और CaCO3 रिएक्शन विद HCl के साथ भी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास रेशियो होता है वो क्या होता है, तो मास रेशियो निकाल लोगे वैसे ही। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, इसके 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं हर एक पार्ट के अंदर, और वो कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक होता है यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए। कि लार्ज वैल्यू, जो स्मॉल वैल्यू होती है ना बेटा, कभी भी हम क्या करते हैं, स्मॉल वैल्यू ऊपर रखते हैं और लार्ज वैल्यू हमेशा नीचे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि मान लो कॉपर है, ठीक है, वो इतने ग्राम में इतने मिलेगा, अदर कंपाउंड से अलग से मिलेगा, तो वैल्यू क्या होंगी, तो स्मॉल वैल्यू को में लार्ज वैल्यू, उसके स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो हम सेम रेशियो में डिस्कस कर देंगे। तो ये थे बेटा आपके लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन। सेकंड लॉ एक बार नोट डाउन करें, फिर मैं आपको थर्ड लॉ करवाता हूँ। थोड़ा हमारा थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमने 2 डिस्कस कर लिए ना अभी तक, कौन से डिस्कस कर लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो हमारा थर्ड है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको डिस्कस किया जॉन डाल्टन ने 1808 के अंदर। इसने क्या कहा कि जब हम लोग 2 एलिमेंट को कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो उसमें एक एलिमेंट का मास क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, तो दूसरा क्या डिस्कस करते हैं, हमेशा होल नंबर रेशियो में डिस्कस करते हैं। कैसे करते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। मान लो 2 एलिमेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे इसका रेशियो कितना है 1। इसका क्या है, यहाँ पे कार्बन का जो कंपोजिशन है वो क्या है, फिक्स है। कंपोजिशन क्या है कार्बन का, फिक्स है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन का 2, तो रेशियो कितना आ गया बेटा 1:2 आ गया। एग्जाम्पल और ले लेंगे यहाँ पे, बाय मास का ले लो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। आप नाइट्रोजन के 5 कंपाउंड फॉर्म कर लो, N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन का मास निकालो और ऑक्सीजन का मास निकालो, कितना होगा 28, 28, 28, 28 और 28। ऑक्सीजन का 16, 32, 48, 64 और 80, ठीक है बेटा। इसको क्या करोगे आप, कैंसिल आउट कर लो, 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16, है ना बेटा। 14, 14, 14 और 40 सब ऊपर काट दिया हमने। 1 6, 24, 32 और कितना आ गया यहाँ पे 40, ठीक है बेटा। अब इनका क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। इनका रेशियो क्या आएगा, सबका सेम आएगा, 14 मास आएगा वो सेम है यहाँ पे। इसका निकालेंगे क्या आएगा 8:16, रेशियो 24, रेशियो 32, रेशियो में 40। तो क्या हो जाएगा 8 1 8, 8 2 16, 8 से 24, 8 4 32, 8 5 40। सिंपल रेशियो आ गया, नहीं आ गया 1:2, 3:4, 4:5। तो क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में डिस्कस किया जाता है। लेकिन बेटा यहाँ पे लिमिटेशंस थी। अब क्या दिखाई दिया, कार्बन के सिंपल कंपाउंड्स है, डिस्कस हो गया। एक एग्जांपल और ले लेंगे यहाँ पे आप लोग, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का, सल्फर और ऑक्सीजन, है ना। सल्फर का मास कितना होगा बेटा यहाँ पे, पहले के अंदर SO2 के अंदर और SO3 के अंदर। H2 सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का 32, यहाँ पे 32 और 48, 1 1, 2:3। तो बेटा क्या आ गया यहाँ पे, सिंपलेस्ट रेशियो में डिस्कस किए जाते हैं यहाँ पे। तो ये था आपका कंपोनेंट इसका, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का। यहाँ पे डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन में डिस्कस किया गया
अगर नॉन स्टिक्योमेट्रिक, ये क्या है स्टिक्योमेट्रिक एग्जांपल है। स्टिक्योमेट्रिक मतलब कि एक का मास तो फिक्स होना ही होना है। यहाँ पे ये होल नंबर रेशियो डिस्कस करते हैं। नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्या डिस्कस होता है कि इसका मास होता है वो फिक्स नहीं होता, मतलब इनके मास होते हैं वो पॉइंट में फ्रैक्शन वैल्यू में डिस्कस किया जाता है। देखेंगे यहाँ पे limitations. It is not obey. It is not obey by non-stoichiometric compounds. Stoichiometric compound डिस्कस नहीं करें। मान लो Fe 0.98 और O1 ये कंपाउंड बन जाता है, ये डिस्कस नहीं करते। ठीक है, TiO 1.12, ठीक है, इन वैल्यूज को हम डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स के लिए ट्रिक है। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या ट्रिक है बेटा? यहाँ पे ट्रिक है कि लेते हैं लार्ज वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा बेटा कि 2-3 क्वेश्चन होंगे और नीचे क्या लेंगे हमेशा स्मॉल वैल्यू को डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा दोबारा देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या डिस्कस करते हैं। एक कंपोनेंट का मास सेम होता है और दूसरे का होता है होल नंबर रेशियो में डिस्कस किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन के आपने ऑक्साइड्स लिए, सल्फर के ऑक्साइड्स लिए, तो क्या होता है मास रेशियो होते हैं नियर अबाउट सेम होते हैं, होल नंबर रेशियो होते हैं। लेकिन जो नॉन स्टिक्योमेट्रिक है उसमें फिक्स नहीं होता। और न्यूमेरिकल्स निकालते क्या करते हैं लार्ज वैल्यू ऊपर रखते हैं और स्मॉल वैल्यू क्या करते हैं हमेशा नीचे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको नोट डाउन करेंगे। तो हमने 3 लॉ डिस्कस कर लिए हैं। अब जो फोर्थ लॉ है अब क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या डिस्कस किया गया? इसको डिस्कस किया था रिचर्ड ने 1792 के अंदर। क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए, यहाँ पे हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। कैसे लेते हैं देखेंगे। यहाँ पे आपने 3 एलिमेंट लिए यहाँ पे ए बी और सी। When a definite mass of an element A combined with 2 other elements B and C to form 2 compounds, क्या करता है बेटा? यहाँ पे 2 कंपाउंड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे? मान लो A B यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया आपका AC बना दिया। ठीक है, if B and C also combines to form a compound, अब B और C क्या करेंगे आपस में? कंपाउंड फॉर्म करेंगे। कर दिया BC कंपाउंड। Their combining mass in the same proportion, इनका मास रेशियो क्या होगा हमेशा बेटा? इसका मास रेशियो क्या होता है? सेम प्रोपोर्शन में होगा या सिंपल रेशियो ऑफ मास एंड बी एंड सी के इक्वल होगा। यानी कि आपका ए बी और ए सी का मास किसके इक्वल होगा? बी सी के मास रेशियो के इक्वल या फिर नियर सेम होगा। होल नंबर रेशियो में डिस्कस किया जाता है। तो ये था आपका बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या है? H है एक एलिमेंट, एक S एलिमेंट और एक O। ठीक है, आप कंपाउंड लिखते हो पहले एक H का, एक S का और एक O का। जब H से क्या बनाते हैं? H और S का कंपाउंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे? H2S। यहाँ पे क्या बनाएंगे? H2O। यहाँ पे क्या बनाएंगे? SO2। ये कंपाउंड फॉर्म हो गए। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे केस कितने हो गए? यहाँ पे 3 केस आ गए। पहला केस क्या कहता है? केस फर्स्ट। इसको मान लो फर्स्ट केस, इसको मान लो सेकंड केस और इसको मान लो थर्ड केस। ठीक है, तो फर्स्ट केस देखेंगे। सबसे पहले क्या कहता है कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ सल्फर। करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो 1 ग्राम कितने के लिए करेगा बेटा? 32/2 कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। आ गया या नहीं आ गया? ये आ गया। ठीक है, अब देखो टाइम में सेकंड केस के लिए। केस सेकंड क्या कहता है? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट
विद कितने ग्राम लेगा 16 ग्राम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ होगा या नहीं होगा हो गया। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन करेगा 60 में 2 तो कितना आ जाएगा 8 ग्राम आ गया या नहीं आ गया। तो यहाँ पे जो सल्फर और इसका रेशियो देखेंगे हम ऑक्सीजन का रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन का, यहाँ पे सल्फर का निकाला यहाँ पे ऑक्सीजन निकाला कितना आ गया 16 रेशियो में 8 कितना आ गया 8 1 8 8 2 16 तो कितना आ गया 2 रेशियो 1 आ गया। अब हम क्या लेते हैं यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का किसके लिए केस थर्ड के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड क्या कहता है 32 ग्राम ऑफ सल्फर react with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे जब 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो 1 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट करेगा 32 अपॉन में 32 तो कितना आ जाएगा 1 ग्राम आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा। तो रेशियो निकाल लो 32 रेशियो में 32 तो कितना आ गया बेटा 1:1। मैं कहेगा मे बी सेम या नियरली सेम या होल नंबर रेशियो में डिस्कस किया जाता है। ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन और इसका भी ट्रिक क्या रहेगा लार्ज वैल्यू अपॉन में स्मॉल वैल्यू। ये था इनके ट्रिक्स और ये था आपका फोर्थ लॉ। आपका फोर्थ लॉ किस पे डिपेंड किया गया मास पे। पहला किस पे था मास के ऊपर था, दूसरा था मास पे, थर्ड भी मास के ऊपर, फोर्थ भी मास के ऊपर। चारों लॉ जो है वो मास पे डिपेंड थे। क्या कहता है कि ए बी सी तीन एलिमेंट लिए, ए बी और बी सी दो कंपोनेंट बने और बी सी एक कंपोनेंट बनाता है। ए बी का मास रेशियो बी सी के मास रेशियो के नियरली सेम होगा इक्वल होगा तो क्या होगा ए बी का मास रेशियो ए सी का मास रेशियो होगा बी सी के मास रेशियो के इक्वल या नियर हो सकता है। ये था बेटा आपका फोर्थ लॉ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। और यहाँ फिफ्थ लॉ है वो है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। हमारा फिफ्थ लॉ वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बेटा गैस लॉ में क्या डिस्कस किया कि अब तक हम मास को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम क्या होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा रिएक्टेंट का तो प्रोडक्ट के वॉल्यूम पे क्या होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा रिएक्टेंट का तो प्रोडक्ट के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैं ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल्स है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कस किया गया है यहाँ पे। फिफ्थ है बेटा आपका लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो देखते हैं कि भाई यहाँ पे इसको डिस्कस किया था गेलुसेक ने इन 1808 में। क्या कहा इसने कि जब गैस को रिएक्ट करवाते हैं एक दूसरे के साथ, देखेंगे यहाँ पे बेटा व्हेन गैसेस रिएक्ट with each other in the simple ratio of their volume, the product is also in gaseous state or it may in सिंपल रेशियो। क्या कहते हैं सिंपल रेशियो डिस्कस होंगे, गैस कंबाइन होंगे तो वॉल्यूम में और में नॉट भी इक्वल हो सकते हैं। कैसे होंगे बेटा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे H2 प्लस में Cl2 इट फॉर्म्स 2HCl। जितनी वैल्यू आगे होती है वो क्या होती है वॉल्यूम होती है। H2 कितना है 1 वॉल्यूम, Cl2 कितना है 1 वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया 2 वॉल्यूम। तो 1 + 1 कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 2, तो क्या हो गया इक्वल है। लेकिन जब डिस्कस करते हैं 2H2 प्लस में O2 इट फॉर्म्स 2H2O। कितने वॉल्यूम है यहाँ पे 2 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम, तो कितने वॉल्यूम आया यहाँ पे
2 वॉल्यूम, तो टोटल कितने हैं 2 और 1 3 वॉल्यूम है। यहाँ पे कितना आया बेटा आपका 2 वॉल्यूम आया, दैट इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। ये क्या सिंपलेस्ट रेशियो बोला जाएगा। और एग्जांपल ले लो यहाँ पे N2 plus 3H2 it forms 2NH3, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम, तो 4 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम, इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल। ठीक है बेटा। और देख लेंगे 2CO प्लस में O2 इट फॉर्म्स 2CO2, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और ये कितना आपका 2 वॉल्यूम है, तो इट इज नॉट इक्वल। कहते मे और मे नॉट भी इक्वल होते हैं, सो क्या बोलते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पे, जिसमें हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। इसके बाद अगर टॉपिक है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये लॉज जो है कुछ गलत भी हुए तो इनके क्या सिग्निफिकेंट, इनके क्या लिमिटेशंस थे, क्या इफेक्ट्स थे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर। ठीक है, क्या था डाल्टन ने कंप्लीटली डिस्कस करा था इन थ्योरीज को, लेकिन जब मॉडर्न थ्योरी डिस्कस की गई तो ये लॉज जो थे कुछ गलत भी थे, लिमिटेशंस में आ गई है कि लिमिटेशंस क्या थी, तो इफेक्टिव हो गई इसके लिए, तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें यहाँ तक आप लोग, और जो प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जितना जितना आप सब्सक्राइब करेंगे मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और मैं अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। प्लीज, थैंक यू।